नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अरूप दत्ता और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल साइंस का जो टेक्स्ट बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, इट फेस्ड थ्री फंडामेंटल एंड अर्जेंट चैलेंजेस। तो पहली बात क्या है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो आपको पता है कि भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। तो उसके तुरंत बाद हमको देखने को मिलेगा कि तीन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हो गए थे। कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे जो फंडामेंटल और अर्जेंट चैलेंजेस था, जिससे निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये है ही नेशन बिल्डिंग के ऊपर कि देश को एक्चुअली कैसे बनाया गया। मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि इंग्लिश लोग हमारे देश जब छोड़कर चले गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी कि हम कैसे इस देश को चलाएं, कैसे आगे लेकर जाएं। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है हमने अभी डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद हम लोग देखने को मिलता है कि इंडिया कहीं ना कहीं पे थ्री फंडामेंटल एंड अर्जेंट चैलेंजेस, जो बड़े बड़े कुछ चैलेंजेस है उसको फेस करता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या वो चैलेंजेस थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए उसके लिए। तो द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग से हम क्या समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग डाइवर्स कम्युनिटीज, रिलीजन्स एंड कल्चर्स एंड रीजन्स इनटू ए सिंगल नेशन वाइल मेंटेनिंग यूनिटी एंड रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। सबसे पहला तो जो हमारा चैलेंज था, नेशन बिल्डिंग का जो चैलेंज था, उसमें हमें दिखेगा कि इंडिया जो कंट्री था कोई एक सिंगल कम्युनिटी वाला कंट्री नहीं है। ये डाइवर्स कम्युनिटीज़ है, अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, भाषा के लोग और अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग हैं, जिनको एक सिंगल नेशन में लाना है और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं पे यूनाइट करके रखना है, ताकि एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे के कम्युनिटी को हम रेस्पेक्ट कर पाएँ। तो ये सब अपने आप में संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, ऊपर ऊपर से वो डाइवर्सिफाइड कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगा। दूसरे जो चैलेंज था वो हम देखेंगे द चैलेंज ऑफ एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया, हम अब सबको पता है, सभी सभी देश अपना अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स तय करते हैं। तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी को चुना, जो दुनिया का बेस्ट फॉर्म होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये अपने आप में एस्टेब्लिश करना, देश पर कहीं ना कहीं पर लागू करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि एडॉप्टिंग एंड नर्चरिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब आपको एक फिक्स्ड एज होने के बाद आपको वोटिंग राइट्स मिले। आप चाहे कोई भी जेंडर के हो, कोई भी रिलीजन के हो, आपको वोटिंग राइट्स आपका होना चाहिए। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पर आप पॉलिटिकली आप एक्टिव रह पाओ, राजनीति में भी आपका कहीं ना कहीं पर कुछ रोल हो। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाए, कि देश में रहने वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिकली इक्वल रहें, सभी लोग राजनीति में अपना अपना हिस्सेदारी कायम कर सके, कहीं ना कहीं पर वो राजनीति में भाग ले सके। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स था, हाँ, ये उस समय में ब्रिटिश व्यवस्था के समय में कहीं ना कहीं पे इक्वल नहीं था लोगों में। और हायरार्किकल सोसाइटी था, सोसाइटी में रैंक वाइज होता था, जैसे कि कास्टिज़म का कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगा। कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, कोई गरीब थे, साथ ही साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स था। हाँ, ये हमने पहले भी क्लासेस में हमने देखा है कि सोसाइटी किस तरह से बटा हुआ था। तो इस ये हायरार्किकल सोसाइटी था, जहाँ पे रैंक वाइज होता था, कहीं ना कहीं पर कुछ लोग ऊपर होते थे, कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों को नीचा ट्रीट किया जाता था। तो ये चीज़ से भी हमको लड़ना था। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सबको इक्वालिटी देना, सबको समानताएं देना हर रूप से, चाहे वो पॉलिटिकली हो या सोशली हो। तो ये अपने आप में करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा तीसरा चैलेंज है। पहला दो चैलेंज से निपटना तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज था हमारे देश के लीडर्स के सामने, वो था चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। अब देश को डेवलप भी तो करना है ना, आगे भी तो लेके जाना है। जैसे कि अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थनीति में, इकोनॉमी में हम लोग कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ पाए, लोगों को गरीबी से निकाल पाए। एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन ए पुअर, बैकवर्ड एंड डीपली डिवाइडेड सोसाइटी। हमारा जो सोसाइटी था उस समय में काफ़ी हद तक डिवाइडेड था, बहुत सारा सोशल ग्रुप्स था जो बैकवर्ड था, चाहे वो सोशल लेवल पर हो या फिर इकोनॉमिक लेवल पर हो। तो उनको भी कहीं ना कहीं पर उस डिवीज़न को
कहीं ना कहीं पे यूनाइट करना था, लोगों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ लाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका इकोनॉमिक ग्रो नहीं करेगा तब तक आप एक समाज को पोवर्टी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चैलेंजेस हम लोगों का बेसिकली था। तो हमने मेनली 3 चैलेंजेस डिस्कस किया। एक तो पहला ही था जो नेशन बिल्डिंग में जो डाइवर्सिटी का इशू मैंने बताया। उस दूसरा वाला जो चैलेंज हमने डिस्कस किया वो है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, और तीसरा वाला है द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, हमको कहीं ना कहीं देश को डेवलप करना था। अब चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में कुछ सब सब टॉपिक्स आते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जब हम चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग बोलते हैं। क्योंकि हमारा देश जिस परिस्थिति में बना था वो बहुत ज़्यादा सुखमय परिस्थिति नहीं था, काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हमें सामना करना पड़ा था। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्टीशन की। वहाँ पे काफ़ी हद तक डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, रिहेबिलिटेशन देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने घरों से अलग हो गए, इनको अब रातों रात घर छोड़कर दूसरे जगह में जाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना था, उनको पुनर्संस्थापित करना था, कहीं ना कहीं फिर उनको दोबारा से घर बाड़ी देना है, उनको कहीं ना कहीं रखना है, उनको काम काज पे लगाना है। तो ये अपने आप में रिहेबिलिटेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हम लोगों के लिए। तो इंडिया वॉज पार्टीशन इंटू 2 नेशंस थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया था जब ब्रिटिश चले गए थे। तो इंडिया का 2 टुकड़े हो गए थे, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। पार्टीशन कॉज्ड मेसिव कम्युनल वायलेंस स्पेशली इन पंजाब एंड बंगाल। पार्टीशन की वजह से देश में बहुत ज़्यादा दंगे हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, जो लड़ाइयाँ हुई थी, जो राइट्स हो गए थे, पंजाब वाला जो प्रोविंस था और बंगाल वाला जो एरिया था, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। दूसरी जगह में भी हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पंजाब और बंगाल था। तो हम लोग देखेंगे कि अराउंड 1 मिलियन पीपल वेयर किल्ड। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग, 10 लाख लोगों को लगभग मारा गया, दोनों तरफ से लोग मारे गए। और कहीं ना कहीं पर नियरली 80 लाख पीपल वेयर डिस्प्लेस्ड। उन लोगों को 80 लाख लोग थे जो जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा, कहीं ना कहीं पर अपना घर बाड़ी छोड़कर जाना पड़ा। रेफ्यूजीज नीडेड फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बहुत सारे रेफ्यूजीज थे जो मोस्टली पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो उनको हमें फूड देना था, उनको खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, कहीं ना कहीं फिर उनको रहने का जगह देना था। साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट, कुछ काम काज का व्यवस्था भी करना था, और कुछ मानसिक सपोर्ट भी देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोया है, बीवी बच्चे परिवार के लोगों को खोया था। तो इन लोगों को कभी कहीं ना कहीं हमें मानसिक सपोर्ट भी देना। तो एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति उस समय में बन गया था। द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप रिहेबिलिटेशन कैंप्स एंड प्रोवाइडेड कंपनसेशन एंड जॉब्स टू हेल्प द रेफ्यूजीज। तो भारत सरकार ने भी उस समय में कई सारा जगह में आपको दिखेगा कि रिहेबिलिटेशन कैंप्स, जो वहाँ से पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस होकर इंडिया में आए थे, मेनली जो लोग थे वो सिख और हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग थे, तो उनको कहीं ना कहीं पर रिहेबिलिटेट करना था। तो इसके लिए कई सारे जगह पे कैंप बनाए गए, और वहाँ पे प्रोवाइडेड कंपनसेशन एंड जॉब्स टू हेल्प द रेफ्यूजीज़। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये सब करना था उस समय में, क्योंकि एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होता है कि लोग अपना घर परिवार सब कुछ खो कर आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे बचाना भी है, और साथ ही साथ उनको जॉब भी देना है, ताकि ये सब जो रेफ्यूजीज़ है जो बाहर से आए हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं पे हम मदद कर पाएँ। फिर ये एक चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमने पार्टीशन वाला पार्ट देखा। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लो प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है। कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ कुछ तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहाँ पे मान लो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल किया करते थे, जहाँ पे उनका डायरेक्ट चलता था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी थे जहाँ पे उनका डायरेक्ट रूल नहीं चलता था, जहाँ पे राजा महाराजा और नवाब उन लोगों का चलता था। और तो वही उस जगह का ऑटोनॉमी उन्हीं के पास था, कि उन अपने प्रिंसली स्टेट्स जो होता था ना, जो राजा महाराजाओं का अपना जगह होता था, वहाँ पे उनका ही रूल चलता था। हालांकि कुछ मैटर होता था, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया या कुछ और विषय होता था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता था, लेकिन मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स था वो राजा महाराजा नवाब ये लोग ही चलाते थे उस ज़माने में। तो इसको ब्रिटिशर्स जाने के बाद एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स का जो जो उन लोगों ने डिक्लेरेशन देकर गए थे, वो उसमें बोला गया था कि प्रिंसली स्टेट्स जो होंगे ना,
जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था वो तो कहीं ना कहीं पर इंडिया पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम वाला एक एंगल था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स था ये उनके ऊपर चॉइस दिया गया कि वो किसके साथ वो ज्वाइन करेंगे, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या फिर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री वो में रहना चाहते हैं, वो उनके ऊपर चॉइस था। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, जो राजा महाराजाओं वाला जो एरिया है, उसको कहीं ना कहीं पे हम अपने साथ मर्ज कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर पुराने समय से वो अखंड भारत का ही हिस्सा रहे हैं। तो अभी हम उसको अलग से जाने नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहाँ के जो मेजोरिटी प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं, वहाँ का उन लोगों का रीति रिवाज, खाना पीना, यहाँ तक धार्मिक जो चीज़ें होती है वो बहुत हद तक पूरा मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ मिलता जुलता है। तो प्रिंसली स्टेट्स को अपने में इंटीग्रेट करना, एक भारत में लेकर आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आइए इसको इस चीज़ को और गहराई से समझते हैं। इंडिया हैड ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 562 प्रिंसली स्टेट्स। आपको समझ में आ गया कि इंडिया दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस था जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे, और बाकी जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स वेर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। जैसे अभी मैंने बताया, उनके पास ये ऑप्शन था। प्रिंसली स्टेट भारत के इंडिपेंडेंस के बाद वो चाहते तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान को, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ये उनके ऊपर था। अब उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक बहुत बड़े लीडर थे वो। उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया कि आप उसको इंटीग्रेट कीजिए, ये जो प्रिंसली स्टेट्स को समझाइए, और उन्होंने अपना काम बहुत ही खूबसूरती से निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड द इंटीग्रेशन ऑफ दी स्टेट्स यूजिंग डिप्लोमेसी। उन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, कूटनीति का सहारा लिया। जैसे कि होता है ना, दूसरे राजा महाराजाओं के साथ बातचीत करना, टेबल पर बैठना, उनको समझाना, परसुएशन, जिसको बेसिकली क्या होता है, उनको कन्विंस करना। और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे कुछ कुछ जगह पे हमको फोर्स भी यूज़ करना पड़ा, जहाँ पे ज़रूरत था मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की, तो आर्मी के रोल की, तो वहाँ पे वो भी हमको करना पड़ा, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स को कहीं ना कहीं पे भारत के साथ हमें जोड़ना ही था। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज यूज टू लीगली ज्वाइन इंडिया। तो एक तरह का इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जब भी कोई भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ज्वाइन करेगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करेगा, ताकि ये हमारे पास बाकायदा एक प्रूफ रहे कि उन्होंने इंडिया में अपने सहमति से उन्होंने ज्वाइन किया। मोस्टली ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमारे साथ जुड़ गए कहीं ना कहीं पर, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी था जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उन लोगों का कुछ जो सोच विचार था कुछ अलग ही था, वो शायद इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, और कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो इसमें भी कुछ 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 जगह था जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ। मेनली हम उनमें से दो एक जगह के बारे में बताते हैं, जैसे कि हैदराबाद था, जूनागढ़ था, और ऑफ कोर्स हम कश्मीर के प्रॉब्लम के बारे में जानते ही हैं। तो ये तीन ऐसे एरिया थे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे थे। वो लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते थे डायरेक्टली, तो ये एक इशू था हमारे लिए। फिर और एक पॉइंट हम देखेंगे, जैसे हमने पार्टीशन देखा, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन का बारे में हमने बात किया। अब हम बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमारा सामने और एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्टेट्स का जो बाउंड्री है वो उसको फिक्स करना। स्टेट्स कैसे बनेगा? देश तो अभी बन चुका है, लेकिन देश में कौन सा जगह है जहाँ पे भाषा के आधार पर भी स्टेट्स बनाना था। इसको लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स थे। अब सवाल सवाल बनता है कि वाई रीऑर्गेनाइजेशन वाज नेसेसरी। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन था ये इतना ज़रूरी क्यों बन गया, क्यों हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना है था? इंडिया हैज़ ओवर 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। ठीक है, भारत में आपको पता है जो 1600 लैंग्वेजेस है। अगर आप पूरा भारत के बारे में हम बात करते हैं तो 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे डायलेक्ट्स भी हैं। डायलेक्ट समझते हो ना, जो उपभाषा होती है, भाषा से जो निकल कर भाषा बनता है। तो ये सब थे, 1600 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स थे। पीपल डिमांडेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी थे जो अपने भाषा और संस्कृति के आधार पर अपना ही अलग सा राज्य डिमांड करने लगे थे, स्टेट्स डिमांड करने लगे थे। तो शुरू शुरू में जो हमारे लीडर्स थे वो इनिशियली हेजिटेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं पर उनको हेजिटेशन था। वो चाहते नहीं थे कि जो देश में जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से बढ़ जाए। जैसे कि नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स माइट डिवाइड द कंट्री एंड प्रोमोट सेपरेटिज्म। तो
अगर हमने लिंग्विस्टिक स्टेट बना लिया, नेहरू और पटेल का मानना था, इससे हो सकता है आगे चलकर कंट्री डिवाइड हो जाए और देश के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पर अलग थलग जो सेपरेटिज्म वाला जो टेंडेंसी होता है कि हम अलग हैं, इस तरह का भावना डेवलप ना हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कोई नहीं चाहता था, क्योंकि देश को यूनाइटेड रहना था। तो अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में है हम बात करेंगे। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड इन 1953, पहला बार जो कोई लैंग्वेज के आधार पर कोई अगर स्टेट बना था भारत में, याद रखना ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड इन 1953 आफ्टर पोत्ती श्रीरामल्लू डाइड ऑन ए हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग ए तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। जो श्री रामल्लू हैं वो कौन थे, पहले आप समझ लो कि वो बेसिकली एक गांधीयन थे, गांधी जी के साथ वो चले हैं। तो वो उन्होंने भी सबसे पहले ये डिमांड उठाया था कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, जो तेलुगु भाषा बोलते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पर एक अलग सा स्टेट रहे, अलग सा राज्य बने। तो इसका डिमांड था, तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने डिमांड उठाया। वो बेसिकली हंगर स्ट्राइक पे भी चले जाते हैं और हंगर स्ट्राइक के बाद उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, जिसके वजह से ये आंदोलन और ज़्यादा बड़ा मोड़ पकड़ लेता है। तो फिर जब संभालना मुश्किल था, तो सबसे पहले भारत में जो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट को डिक्लेयर किया गया वो था आंध्र प्रदेश। बेसिकली श्री रामल्लू का जो डेथ था उसके बाद आपको देखेगा कि कहीं ना कहीं पर तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग सा स्टेट अलॉट किया जाता है, जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक कानूनी बन जाता है 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953। अब देखो, आंध्र को देने के बाद कई सारे और भी डिमांड्स उठ सकते हैं, फ्यूचर में ऐसी भी बात आ सकती है कि हमें भी चाहिए। तो इसके लिए ये चीज़ को देखने के लिए कि किस किस को लैंग्वेज और अपने कल्चर के आधार पर अलग अलग स्टेट दिया जा सकता है, उसके लिए एक वगैरह एक एक्ट बनाया गया कहीं ना कहीं पर। तो सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमीशन बनाया गया जो 1953 में बना। द एक्ट रीऑर्गेनाइज इंडिया इंटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ये जो कानून था, ये जो आपका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बना था, उसके आधार पर आपको दिखेगा कि आगे के समय में 14 स्टेट्स, करीबन और 14 और स्टेट बन जाता है, और 6 यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है ना यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, जो केंद्रीय शासित प्रदेश होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में बनता है। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि लेगेसी ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का भी कुछ लेगेसी जो आगे मतलब कहीं ना कहीं पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये आपको दिखेगा। कम्युनल वायलेंस एंड फियर, पार्टीशन जब हुआ था, जब हमारा देश भाग हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान में जो डिवाइडेड हो गया था, तो उस समय में आपको दिखेगा कि वाइड स्प्रेड राइट्स हुए थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी सारे दंगे हो चुके हैं, जो तो कम्युनल राइट्स होते हैं। लूटपाट हुआ, लोग जब अपना घर बाड़ी छोड़कर जा रहे थे तो रास्ते पे भी उनके ऊपर अटैक्स हुआ, उनके पास लूटपाट हुआ। किलिंग्स अमंग हिंदूज मुस्लिम्स एंड सिख्स, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, हिंदू मारे गए थे, मुस्लिम सिख्स, जो बहुत गलत था। मेनी पीपल फोर्स टू लीव देयर होम्स, बहुत सारे लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर आप साथ ही साथ देखोगे कि डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, जब देश पार्टीशन हो जाता है ना, तो रिसोर्सेज का भी पार्टीशन हो जाता है, तो देश में रहने वाले जो संपत्ति है उसका भी तो बंटवारा होगा ना कहीं ना कहीं पर। तो इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी जितने भी खजाने थे या फाइनेंशियल एसेट्स थे, इसको भी कहीं ना कहीं पे डिवाइड किया। गांधी इंसिस्टेड ऑन पेइंग 75 करोड़ टू पाकिस्तान। गांधी गांधी का अपना खुद खुद का उनका एक इच्छा था कि पाकिस्तान जैसे जब एक नया देश बन ही चुका है, तो उनको कम से कम 75 करोड़ इंडियन रुपीस उनको दिया जाए, ताकि वो लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो गांधी के ये जो सोच था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था कि एक तो पाकिस्तान ने इतना सारा वायलेंस किया है हमारे ऊपर, और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि 75 करोड़ उनको दे दो। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। फाइनली आपको दिखेगा कि और भी बहुत सारे रीजंस थे। तो एक दिन नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। ये भी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ये उस समय का पॉलिटिक्स के ऊपर इशारा करती है, जो रिलीजियस या कम्युनल पॉलिटिक्स उस समय में काफ़ी एक्टिव हो चुका था दोनों देश के बीच में, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि कश्मीर इश्यूज़ के बारे में। कश्मीर इशू जो होता है उसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कश्मीर जो बेसिकली जो जगह था वो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था। हालांकि वहाँ पे रहने वाले लोगों का संख्या ज़्यादातर मुस्लिम था, लेकिन वहाँ के जो किंग थे, राजा थे, वो एक हिंदू किंग थे जिनका नाम था हरि सिंह।
तो उनका क्या चॉइस था कि इंडिपेंडेंस के बाद उनका चॉइस ये था कि ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उनको उनको अलग ही अपना देश बनाना था। वो बोलते भी थे कि उनको कश्मीर को एक अलग सा स्विट्ज़रलैंड जैसे बनाना है। बहुत सारा उनका सोच था कश्मीर को लेकर। हालांकि एक्सेशन एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में हम देखते हैं, पाकिस्तान सेंड ट्राइबल इन्वेडर्स इनटू कश्मीर, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कहाँ रह पाए, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाए। उन्होंने तो अपने लिए आज़ादी घोषित कर दी कि हम इंडिया के साथ भी नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे। तो हरी सिंह का ये जो मानना था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, उसमें काफ़ी सारे खतरे आए गए, क्योंकि पाकिस्तान ने कई सारे जो होता है ना ट्राइब्स होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स, खूंखार ट्राइब्स होते हैं जो लड़ाकू टाइप हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे कश्मीर में वो भेज देते हैं। ठीक है ना। हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड इंडिया सेंट इट्स आर्मी। तो फाइनली जब वो देखते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा है, कश्मीर में बहुत सारे पाकिस्तानी ट्राइब्स का कब्जा हो चुका है। यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तानी मिलिट्री भी इन्वॉल्व था, कि उन लोगों ने बहुत सारे भेस बदल कर भी आपको दिखेगा कि ट्राइबल इन्वेडर्स के रूप में वो लोग आए। तो फाइनली क्या हुआ कि हरी सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा, क्योंकि वो देख रहे थे कि पूरा अभी कश्मीरी पाकिस्तान के कब्ज़े में चला जाएगा, तो उनका इंडिपेंडेंट रहने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन किया, और साथ ही साथ आपको दिखेगा इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो इंडिया सेंट इट्स आर्मी। फिर क्या होता है कि पार्ट ऑफ कश्मीर इज़ अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, तो इंडियन आर्मी काफ़ी सारा जगह को छुड़ा लेता है, लेकिन कुछ पार्ट उस समय में सीज फायर हो जाता है। इसका मतलब है वार्स रुक जाता है। फाइनली आपको दिखेगा कि पार्ट ऑफ कश्मीर इज़ अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, जिसको आज के समय में हम पीओके बोलते हैं। कश्मीर का कुछ पार्ट अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जो कि बिल्कुल हमारा है। तो ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कंट्रोल में कुछ एरिया है, जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलते हैं। तो इंडिया टुक द इशू टू द यूएन। अब होता क्या है कि इंडिया ने ये जो मैटर है, जो इसको यूनाइटेड नेशंस में ले गया था। फिर मैंने आपको बताया सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया कि यूनाइटेड नेशन ने भी बोला जो जहाँ पे है अभी के लिए वो टेम्परेली वहाँ पे रहो। तो ए सीज़ फायर वॉज डिक्लेयर्ड इन 1949। सीज़ फायर का मतलब होता है कोई अभी वार नहीं छिड़ेगा, ना तो इंडिया के साइड से ना तो पाकिस्तान के साइड से। अब देखो, आर्टिकल 370 बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक आर्टिकल था। गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। उस समय में जम्मू एंड कश्मीर में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 370। इसके हिसाब से जो हमारा स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसमें उसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया, कुछ विशेष दर्जा दिया गया। अलाउड इट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि वो लोग अपना एक अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, और साथ ही साथ उनका जो अपने राज्य के अंदर ऑटोनोमी होगा इंटरनल मैटर्स में, राज्य में क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनका पॉलिटिक्स सब कुछ उनका इंटरनल होगा। बस एक्सटर्नल मैटर जो होता है वो कहीं ना कहीं पर हम लोग इन भारत सरकार उसको देखेगा। तो उस ज़माने में इसका ज़रूरत भी था, क्योंकि आर्टिकल 370 रहकर कश्मीरी को शांत भी रखना था, फिर ताकि सेपरेटिस्ट जो टेंडेंसी उसको रोका जा सके। हालांकि उससे रुका नहीं। फिर फाइनली हमने आज के समय में वर्तमान में आपको पता है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया है, क्योंकि उस ज़माने में उसकी शायद दरकार रही होगी, लेकिन आज के समय में ये कहीं ना कहीं पे हमारा यूनिटी को तोड़ता है। जो देश के अंदर जो कॉमननेस है उसको तोड़ता है, जिसकी वजह से कुछ ही सालों पहले आपको दिखेगा कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। अब फाइनली हम देखेंगे कि रोल ऑफ की लीडर्स, उस समय में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उनका क्या रोल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। वो आप सबको पता है कि वो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने डेमोक्रेसी की बात कही, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं पे उन्होंने प्रमोट किया। फिर सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं पे सेकुलर रहेगा। वो भी सेकुलरिज्म में उनका भी बिलीफ था, जैसे कि वहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और साथ ही साथ प्लानिंग की बात भी उन्होंने की। प्लानिंग का मतलब होता है कि देश में देश का जो काम है वो कैसे चलेगा, बाकायदा कुछ प्लान करना पड़ेगा आगे चलकर। जैसे कि हम 5 ईयर प्लानिंग देखेंगे, प्लानिंग कमीशन इंडिया में बनता है, कई सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर। फिर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय में एक पोस्ट हुआ करता था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब होम मिनिस्टर का पोस्ट था। और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि मतलब लौह मानव जिसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स है, कई सारे 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेट करने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये बहुत ही बड़े इंसान हैं हमारे देश को यूनाइट करने के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप आज के समय में आपको पता है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे उनका एक स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टेचू वहाँ पे आपको दिखेगा, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ही है, जो भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे।
फिर हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ कमिटीज़ थी। तो एक कमेटी था जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम करेगा। हालांकि और भी बहुत सारे कमिटीज़ थी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके जो सबसे हेड थे, जो चेयरमैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और वो जाने जाते हैं कि जो दलित राइट्स है और इक्वालिटी के लिए उन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ें उठाई। जो दलित्स होते थे उनके साथ हिस्टोरिकली काफ़ी हद तक गलत होता आ रहा था। तो उनको लेकर जो रिजर्वेशन देना है कहीं ना कहीं पर, या फिर उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए समाज में, इस तरह के जो बातें हैं उसको समर्थक थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान थे उस समय में। अब देखोगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि इंडिया की जो हमारा जो देश है वो हम लोग सेकुलर स्टेट हमको बनाना था। इंडिया चूज़ टू बी ए सेकुलर स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन। ऐसे कोई पाकिस्तान जैसा हमारा मेंटेलिटी नहीं था कि कोई नैरो माइंडेड नहीं था कि एक ही रिलीजन को हम प्रमोट करेंगे। इंडिया ने ऑफिशियली चूज़ किया कि हम लोग सेकुलर स्टेट बनेंगे। और सेकुलर स्टेट किसको बोलते हैं? जिनका कोई ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं, गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होता है, यहाँ पे सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सबके लिए होता है। और इंडिया है भी ऐसा ही। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कोई भी आप देश के नागरिक हो, आपको कोई भी रिलीजन को मानना है तो आप वो कर सकते हो, ये आपके ऊपर पड़ता है। सेकुलरिज्म हेल्प प्रिजर्व नेशनल यूनिटी। और ये आगे चलकर हमको दिखा कि हमारे देश का जो नेशनल यूनिटी है उसको बनाए रखने में सेकुलरिज्म ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के। तो आप देख सकते हो कि इंडिया ओवरकेम ग्रेट चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसको हमने कहीं ना कहीं पर ओवरकम किया, हमने उसका सामना किया। इट सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड टेरिटरीज, कई सारे टेरिटरीज थे जो प्रिंसली स्टेट्स की मेनली मैं बात कर रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं हमने अपने साथ जोड़ा, इंटीग्रेट किया। फिर हमने डेमोक्रेसी को भी अपनाया और इनिशिएटेड डेवलपमेंट। और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि हम लोग डेवलपमेंट के राह पर भी आगे चले। तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे देश के लीडर्स थे, जिसके चलते हमने देश को कहीं ना आगे ले जा पाए। लेकिन हमारे देश के जो लीडर्स थे उनका उनका क्रेडिट वहीं पे जाता है कि देश भाग होने के बाद, जो पार्टीशन था उसके बाद, जो देश का जो इंडिपेंडेंस था, मेनली इंडिपेंडेंस के बाद जो देश के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हुए थे, उन्होंने उसका बहुत ही सक्सेसफुली उनका मुकाबला किया। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड वाइज डिसीजंस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो वर्तमान इंडिया की बात करते हैं ना, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पर जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे या बड़े बड़े जो हमारा लीडरशिप है उनको कहीं ना कहीं पर जाता है। तो यही इस चैप्टर का एक समराइज्ड वर्जन जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको ज़रूर मदद करेगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, और आप मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ये भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।